नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 10 अक्टूबर 2023 और रात के 8:06 हो रहा है, यानी 8:05 हो रहा है। आप ऊपर घड़ी में भी देख सकते हो वहाँ पर, तो 8:05 हो रहा है। और यहाँ पर कुछ बात है जो करना है आप लोगों के साथ। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। लोग क्या है कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर ये जो है ना फिलिस्तीन और इजराइल वाला लड़ाई हो गया है, अब तो मार्केट सर विध्वंस हो गया है ना। मतलब क्या करेगा आदमी, पैसा कहाँ लगाएगा, कैसे कमाएगा। लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आएगा इस दोनों का लड़ाई का, क्या मार्केट में नीचे का फॉल होगा, रुक जाए, पैसा लगाना है, नया पैसा लगाना है, क्या वेट कर लें, जो पैसा लगाए थोड़ा निकाल लें, ऐसे सवाल। देखिए सवाल ये नहीं है कि इसराइल, अभी तो इसराइल और फिलिस्तीन वाला लड़ रहा है। इससे 1.5 साल 2 साल पहले से तो यूक्रेन और रूस भी तो लड़ रहा है। तो वो भी आपने देख लिया, हमने भी देख लिया। हमारे कहने से वो रुकेगा भी नहीं, ना हमारे कहने से वो स्टार्ट करेगा, ना हम लोग को बोल के वो स्टार्ट करेगा, है ना लड़ाई, या ना रोकेगा। इसी तरह जो फिलिस्तीन और इसराइल वाला रहा, वो भी हम लोग को बोल के तो स्टार्ट नहीं किया। यानी कि 5% की संभावना हमेशा इस बात की रहती है कि आज रात में चाइना हमला कर दे भारत पर, या भारत हमला कर दे पाकिस्तान पर। 5% की संभावना है हमेशा, या पाकिस्तान का फिर कोई आतंकवादी संगठन आके कहीं से फिर से हमला कर दे। ये 5% की संभावना हमेशा मार्केट में रहता है कि कुछ भी हो सकता है। सुनामी आ सकता है, भूकंप आ सकता है ना, जलजला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5% की संभावना हमेशा इस बात की रहती है कि आज रात में हम सोएंगे तो सुबह किस अवस्था में उठेंगे, इस कोई नहीं जानता। 5% की संभावना हमेशा फ्लक्चुएशन को दे के रखना चाहिए। और ये जो इजराइल और फिलिस्तीन वाला मामला है, ये उसी 5% संभावना में से एक है। उसको अगर लड़ना था, अगर हम लोग को बोल देता तो अच्छा बात रहता, लेकिन बोला तो नहीं, तो कोई नहीं बोलेगा। कोई हमला भी करेगा तो नहीं बोलेगा, कोई आतंकवादी भी आएगा तो बोल के नहीं आएगा। तो भाई हम लोग उसमें क्यों पड़ेंगे। हमारा कहना है हम लोग उस चीज में क्यों पड़े हैं जिस चीज में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम उस चीज के बारे में क्यों सोचें। तो फिर सवाल आएगा कि अरे पगला, जब हम सोचेंगे नहीं, आप लोग कह सकते हैं सर, जब अरे पगला तुम जो बोल रहा है सोचना है, तो फिर आदमी सावधान कैसे रहेगा। भाई सावधान इसीलिए तो हेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोजीशन को हेज करने क्यों कहा जाता है। अब जैसे मैंने हेज बोला ना, तो कहेंगे अरे ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग का बात हो रहा है, हेजिंग तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ना। नहीं भैया, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या आप उसमें 10,000 का हेज नहीं कर सकते। क्या आप अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट सामने में एक आउट ऑफ द मनी का पुट लेके नहीं रख सकते बाजार का। क्या आप उसको 5,000 का भी पुट लेके नहीं रख सकते, 5,000 अमाउंट का, आउट ऑफ द मनी सस्ता मिलेगा। हेजिंग इसीलिए, ऑप्शन में हेजिंग इसीलिए बनाया गया था ताकि आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन मिल सके किसी भी फ्लक्चुएशन में। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो तो उसके सामने हमेशा उसके पूरे पोर्टफोलियो का 5% जो है आपका पुट खड़ा होना चाहिए, हमेशा बाय साइड में, हमेशा पुट रहना चाहिए आउट ऑफ द मनी का। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, अगर वो गिर भी जाता मार्केट, तो आपका पुट का प्राइस ऊपर हो जाता और पोर्टफोलियो आपका डाउन हो जाता, तो वो मैनेज हो जाता। इसीलिए हेजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो अभी नए लोग आए ना कोरोना के बाद से, अभी ये लोग नहीं समझेंगे इस बात को। 2021 वाले लोग तो अब समझना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि उनका 3 साल पूरा हो जाएगा ना, 2020, 21 और 22, 3 साल हो गया। जो 2020 में होंगे वो अब समझ चुके होंगे इस बात को। जो 2022 में आया है उसको 1 आध साल अभी और लगेगा समझने में, और जो 2023 में आया वो 2025 के अंत तक में समझ जाएगा कि मार्केट में हेजिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और क्यों ऑप्शन ट्रेड इतना रिस्की होता है। वो अभी लगेगा 1.5-2 साल, तो 2-3 साल, मतलब 3 साल लग जाएगा, ठीक है। अब सवाल है कि हमें जब कोई मार्केट कोई हमें बोलेगा ही नहीं कि भाई हम लड़ाई करने वाले हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो भाई प्रोटेक्ट करने का सिंपल है कि आपका एक स्टॉप लॉस तो प्रॉपर होता है, और सबसे बड़ी बात होता है रिस्क एपेटाइट और रिस्क मैनेजमेंट। मेरे लिए सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, लोग पूछते भी रहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं, मेरा देखिए जो कैलकुलेशन होता है वो मार्केट का अलग है, ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटी जो मेरा अपना रिस्क एपेटाइट होता है, वो मैं होता है कि मैं सोऊंगा जब रात में ना, तो मुझे मेरा नींद नहीं खराब होना चाहिए। इतना ही मैं लॉस लूं, इतना ही मैं रिस्क लूं जिससे मेरा रात का नींद खराब ना हो।
ये इससे बेहतर, इस छोटे से लाइन को लोग समझने में 10 साल लगा देते हैं, लेकिन जब उनको समझ में आता है तो ये समझ जाते हैं इस बात को कि क्या बोलना चाह रहा है। उतना ही रिस्क लेना है जिसके लेने से आपका रात का नींद खराब ना हो, क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में पहुंच गए जहां पर आपका रात का नींद खराब होने लगा तो आप डेंजर जोन में, फिर आप डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं, मतलब अब बाईपास सर्जरी होना है, सिंपल बात। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक सीधा और सिंपल फंडा है, उतना रिस्क लो जिससे हम रात में उठ के सपना ना देखें, नींद में सपना न आने लग जाए, डाउ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हम 1:30 बजे रात में 2 बजे रात में उठ के ना देखें, ये सब नहीं पड़े। हमें इस बात को मान के चलना होता है 5% की संभावना किसी भी बात की होती है, तो उसके सामने में हमेशा हमारा हेज होना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दिन में काट पीट के तो खत्म हो जाते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि दिन में काट पीट के 3:30 बजे तक में निप पीट जाते हैं। मेरा तो 11 साढ़े 11 में ही हो जाता है, हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, ठीक है भाई, हो गया। और जो पोर्टफोलियो उसके सामने में छोटा सा पुट लेके रखता हूँ ताकि कल दिन कुछ हो गया तो, और नहीं कुछ बात तो प्रीमियम जाएगा उतना सा, इंश्योरेंस है एक तरह का, प्रीमियम चला जाएगा उतना सा, प्रीमियम चला 5,000 दे दिया, चलिए जाने दो। अब यहाँ पे है कि इस कंडीशन में क्या जो क्रूड का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगा तो फिर से बैंक का इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वहां पे उसको ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा, जैसे ही महंगाई बढ़ेगा उसको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, आरबीआई को भी फेड को भी, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जब दो चीज बढ़ेगा ना, ये दो जब ये फेड वाला बढ़ाएगा खासकर, तो आपको मार्केट में और भी गिरावट आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि सोना का भाव अचानक से चढ़ गया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो समझदार प्राणी के श्रेणी में आते हैं वो यहाँ से पैसा, इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के कमोडिटी में डाल रहे हैं, यानी कि गोल्ड में डाल रहे हैं, उस एसेट में डाल रहे हैं। गोल्ड लेके भी आप हेज कर सकते हैं अपना पोजीशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पुट लेके ही हेज करना है, आप गोल्ड लेके भी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में उतना मूवमेंट उस प्रकार का नहीं आता है जिस तरह का पुट में आए, ऑप्शन में आता है, ठीक है। लेकिन हेजिंग का एक तरीका, इसलिए जब भी मैं पोर्टफोलियो किसी का बनाता भी हूँ ना, तो मैं उसके पोर्टफोलियो में एक गोल्ड का ETF डाल ही देता हूँ, मना करने के बाद भी मैं डालता हूँ। रीजन, मुझे पता है कि ये जब इक्विटी नीचे आएगा ना तो गोल्ड ऊपर जाएगा और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो मैनेज कर देगा, इसलिए उस चीज को आपको हमेशा लेके चलना पड़ता है रिस्क को, ठीक है। दूसरा बात और क्या है, इस हल्का फुल्का बात में क्या है कि देखिए किसी दिन ऐसा होगा कि आप सुबह उठेंगे और आपको मार्केट 2% डाउन नजर आएगा। अब निफ्टी 2% डाउन होने का मतलब है 200 पॉइंट चला गया, 300 पॉइंट माइनस चला गया, है ना, 200-300 पॉइंट चला जाएगा। अब 200-300 पॉइंट जब चला जाएगा निफ्टी, तो फिर स्थिति तो खराब हो जाएगी। बैंक निफ्टी इसका मतलब 700-800 पॉइंट चला जाएगा। इस चीज के लिए माइंडसेट तैयार रहिए। आज आपने मार्केट में देखा होगा एक रिबाउंड हुआ है, बाउंस हुआ है, वो मिलेगा, बीच बीच में ऐसा मिलता रहता है, क्योंकि कुछ भी वन वे नहीं जाएगा और नीचे, और ना ही कुछ वन वे ऊपर जाएगा, बीच बीच में वो आपको फ्लक्चुएशन मिलता है, रिकवरी मिलेगा, ठीक है, वो आपको लेके चलना पड़ता है। उसमें आपको ये ट्रैप नहीं होना, उसमें ये फंसना नहीं कि अब मार्केट यहाँ से सुधर जाएगा, क्योंकि अभी जो मेंटलिटी है, मार्केट 300 पॉइंट डाउन होता है, 200 पॉइंट डाउन होता है, तो क्या लोग बोलने लगते हैं कि गया सारा बर्बाद, देश का जीडीपी बर्बाद हो गया, मोदी डुबा दिया, देश में रखा क्या है, मार्केट क्रैश हो रहा है। और जहां 300 पॉइंट ऊपर होता है कहते हैं देखो मार्केट, ओहो इतना जबरदस्त मार्केट, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, सारे लोग यहाँ आके पैसा लगा रहे हैं, यहाँ तो इतना पैसा बनेगा क्या बात, मतलब मिनट में चेंज हो जाते हैं। यानी कि ना तो 300 पॉइंट नीचे बर्दाश्त हो पा रहा है, ना 300 पॉइंट ऊपर बर्दाश्त हो पा रहा है। और अगर ये मेंटलिटी रखेंगे ना कि 300 पॉइंट नीचे जाने पे पूरा दुनिया उजाड़ और 300 पॉइंट ऊपर जाने पे सावन की तरह हरियाली, तो फिर फंस जाएंगे आप, मतलब फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप फिर मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मार्केट इसका काम है यही करना, उसका काम है भैया, हमें उसके साथ सिर्फ कदम ताल मिलाना होता है और अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5% की संभावना है कि कुछ भी हो सकता है। मेरा भी पोर्टफोलियो है, इस बार आप लोग की दया से ठीक ठाक है, तो सोऊंगा रात में तो इस बात का हमेशा टेंशन रहता है कि कल दिन डाउन हो सकता है। लेकिन मैं जो स्टॉक्स ले रखा हूं, मेरा हर चीज के पीछे लेने का रीजन होता है ना। आज मैंने VBL बेच दिया, वरुण बेवरेजेस, 227 का एवरेज प्राइस था, उसको मैंने 950 पे निकाला है, मतलब एक अच्छा पैसा उसमें बना।
अगर वो स्टॉक और डाउन आता, इन केस मेरे बेचने से पहले अगर और वो 600 पे आ जाता तो मैं उसको और ऐड कर सकता था, लेकिन वो आया नहीं, ऊपर ही ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, 1000 रुपए के आसपास भी बेचते हैं, खत्म बात होगी। अब हर चीज का एक रीजन है, तो मुझे पता है कि जो स्टॉक्स नीचे डाउन आता है तो उस किस स्टॉक को एवरेज करना है, किस स्टॉक को वाइप आउट करना है, मैंने बाहर फेंक देना है। ये आप जब कोई स्टॉक्स लेते हैं ना तो 10 पॉइंट नीचे आने पर आप पूछने लगते हैं कि सर इसमें क्या करें। हमेशा याद रखिए कि भाई कुछ भी करना नहीं है, करना तब है जब आपका लेने का रीजन उस स्टॉक से खत्म हो जाए, भले ही वो 5% डाउन है और वो रीजन अभी भी उसमें वैलिड है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, फिर क्यों परेशान नहीं, फिर आराम से एंजॉय करिए, आराम से बैठिए, मन खुश करिए, गीत गाइए, गाना गाइए, है ना। लेकिन अगर वो रीजन खत्म हो गया, फिर आपका वो स्टॉक कितना ही अच्छा है, फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमेशा लेने का एक रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन और विजन क्लियर है तो आपको कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, आराम से आप पैसे बनाएंगे। जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं कहता हूं हमेशा ट्रेडिंग से पहले पैसा बनाने का कोशिश मत कीजिए, पैसा बचाने का कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप बचा लेते हैं ना ट्रेडिंग करते हुए पैसा, तो समझिए आप कमा लेते हैं। पैसा बचाना भी एक तरह का कमाना होता है, ठीक है। तो आप ये बचाने की कोशिश करिए कि आप 10,000 रुपया लेके आए और 1 महीना ट्रेड किया, तो क्या 10 का 10,000 लॉस हो गया या 10,000 में सिर्फ 1,000 लॉस हुआ है। अगर ये रेशियो भी है कि 10,000 में 1,000 गया है पूरे 1 महीना ट्रेडिंग करने में, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 10,000 में से सीधे 5,000 हो गया, तब तो फिर आप बर्बादी के कगार पर है, फिर आपको सावधान हो जाना है, फिर आपको अलर्ट हो जाना है। दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत सारे ना इसमें जा रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट में, मतलब प्रचार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। देखिए ज्यादा प्रचार वाले वीडियोस में इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और बहुत सारे आजकल देख रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर भी बोल रहे हैं लोग कि सर फलाना सॉफ्टवेयर कैसा है, या इसमें बाय सेल का सिग्नल आ जाता है। अरे भाई, तो हमारे और आपसे ज्यादा पैसा तो मुकेश अंबानी जी को है, वो लगा लेते वो सॉफ्टवेयर जिसमें बाय और सेल का सिग्नल आता है, और वही करते, रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद कर देते हो। ऐसा नहीं होता है सर। और जो आपको बेच रहा है सॉफ्टवेयर, वो खुद क्यों नहीं कर रहा है उस सॉफ्टवेयर से, ये तो सोचिए। वो आपको क्यों बेच रहा है, जब इतना पैसा बन ही रहा है तो वो खुद क्यों नहीं करता, आपको बेच रहा है। तो ये सब चीजें मत करिए। हाँ, आपको अगर कोई स्टडी बेच रहा है, अध्ययन बेच रहा है, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ज्ञान पे पैसा जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इसका मतलब वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फिर रिटर्न भी मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आज आप अपने पे खर्च करते हैं तो कल आपको लोग गूगल पे सर्च करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आज आप अपने ज्ञान पर, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर, तो कल आपको गूगल पे लोग सर्च करेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए, जो अपने ऊपर खर्च करेगा कल गूगल पर लोग उसको सर्च करेगा। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट में, फीडबैक में बताइए। और ये जो बातें मैंने कहा, इसमें से एक आध बात, दो बात जो भी आपको गलत लिखा है वो भी मुझे आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है। तो यही थोड़ा सा बातचीत था जो मैंने आप लोग के साथ किया। बाकी मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।